वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 असेंबली लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स हैं, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स एंड असेंबलर डायरेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पे पहला देखते हैं हम इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है हमारा, इट इंडिकेट्स एन एक्शन टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ असेंबल्ड प्रोग्राम। मतलब ये जब भी हम किसी प्रोग्राम में अगर यूज़ किया हमने ये मतलब इम्पेरेटिव स्टेटमेंट हमने अगर यूज़ किया तो वो क्या करता है, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं। एक्शन मतलब क्या होता है कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है। एक्शन इज नथिंग बट कोई भी ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईच इम्पेरेटिव स्टेटमेंट टिपिकली ट्रांसलेटेड इनटू वन मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको इम्पेरेटिव स्टेटमेंट किस में ट्रांसफर करना पड़ता है, मशीन इंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर करना पड़ता है एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा चार्ट होता है, आपको मालूम है स्मैको प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए हमने चार्ट लिखा था। वही चार्ट या वही इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट मतलब वो एक एक इंस्ट्रक्शन ही क्या होता है, एक्शन परफॉर्म करता है आपका किस वक्त, एग्जीक्यूशन के वक्त। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है यानी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए निमोनिक नेम, उसके बाद था हमारा न्यूमेरिक ऑपकोड और यहाँ पे था मीनिंग। यहाँ पे देखिए पहला था हमारा निमोनिक नेम, कौन सा था हमारा, स्टॉप का। ठीक है, पहला कोड कौन सा था हमारा, स्टॉप का, जिसका ऑपकोड क्या था, न्यूमेरिक ऑपकोड। मतलब कौन सा ऑपकोड है ये, आपका इंस्ट्रक्शन ऑपकोड। ठीक है, और ये न्यूमेरिक नेम मतलब आपका निमोनिक का नेम, मतलब ये कौन सा नेम है आपका, असेंबली का निमोनिक है। ठीक है, निमोनिक नेम मतलब ये क्या है, असेंबली निमोनिक्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला कौन सा इंस्ट्रक्शन था हमारा, स्टॉप का, जिसके लिए हम कोड क्या यूज़ करते थे, कोड क्या यूज़ करते थे हम, 00, जो किस लिए यूज़ होता था, स्टॉप दी एग्जीक्यूशन, स्टॉप दी एग्जीक्यूशन। तो ये क्या हो गया, ये एक क्या हो गया, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट हो गया। ऐसे कितने स्टेटमेंट है हमारे, 00 से लेके 10 तक सभी स्टेटमेंट हमारे क्या है, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट इस कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 01 किस लिए यूज़ करते थे हम, एडिशन के लिए। उसके बाद 02 किस लिए यूज़ करते थे, सब्ट्रैक्शन के लिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज़ करते थे हम, 04 यूज़ करते थे। सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज़ करते थे हम, 03। उसके बाद 04 किस लिए यूज़ करते थे हम, मूव टू रजिस्टर के लिए कौन सा यूज़ करते थे हम, 04 यूज़ करते थे। मूव टू मेमोरी के लिए क्या यूज़ करते थे, 05 यूज़ करते थे। उसके बाद कंपैरिजन के लिए कौन सा यूज़ करते थे, 06। उसके बाद ब्रांच ऑन कंडीशन के लिए 07 और उसके बाद डिवीजन के लिए 08। डिवीजन के बाद रीड करने के लिए कौन सा यूज़ करते थे हम, 09 और प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते थे हम, 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए 00 यूज़ करते थे। 01 किस लिए करते थे, टू परफॉर्म एडिशन। ठीक है, टू परफॉर्म एडिशन। और ये एडिशन कैसे परफॉर्म की जाती थी, हमारा ऑपरेंड 2 किस में ऐड होता था, आपके ए रजिस्टर में, मतलब रजिस्टर में ऐड होता था। ठीक है, ऑपरेंड 1 में ऐड होता था, कोई भी रजिस्टर हो आपका, ए हो, बी हो, सी हो या डी हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 02 क्या परफॉर्म करता था आपका, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था। सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखते थे हम, 04। ठीक है, ये चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिया था, स्मैको का प्रोग्राम सॉल्व करते वक्त मैंने राइट साइड को लिखा था, वही चार्ट मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, मूव टू रजिस्टर क्या करते थे हम, मूव टू रजिस्टर किस लिए यूज़ करते थे, कंटेंट क्या होता था, मूव होता था। मूव कंटेंट कहाँ से कहाँ मूव होता था, फ्रॉम ऑपरेंड 2 इनटू रजिस्टर। ऑपरेंड 2 से कहाँ मूव होता था, आपके रजिस्टर में मूव होता था। उसके बाद देखिए मेमोरी, मूव टू मेमोरी में क्या होता था, आपके मेमोरी में मूव होता था। ठीक है, कंटेंट कहाँ से कहाँ मूव होता था, मूव कंटेंट फ्रॉम रजिस्टर इनटू मेमोरी मतलब क्या है, आपके ऑपरेंड 2 में क्या होता था, मूव होता था। उसके बाद कंपैरिजन में क्या होता था, आपके कंपेयर होता था, आपका फर्स्ट आपका ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 क्या होता था, कंपेयर होता था, और आपके
जो भी फ्लैग है, मतलब कंडीशन कोड क्या होते थे, कंडीशन कोड आपके सेट या रीसेट होते थे, ठीक है। कंडीशन कोड क्या होते थे, सेट हो या रीसेट होते थे, ठीक है, कंडीशन कोड सेट करने के लिए। उसके बाद था ब्रांच ऑन कंडीशन। ब्रांच ऑन कंडीशन क्यों यूज़ करते थे हम, ब्रांच ऑन कंडीशन ये किस लिए यूज़ करते थे हम, आपके जो भी वैल्यू सेट की है वो सेट की वैल्यू हमें चेक करने के लिए, मतलब कंडीशन कोड किस लिए, चेकिंग करने के लिए। कंडीशन कोड चेकिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, ब्रांच ऑन कंडीशन। कंडीशन कोड कौन से आपको पता है, लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड लास्ट वाला एनी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आपके कंडीशन कोड थे। नेक्स्ट देखिए, आपको डिवीजन करना है तो क्या करना पड़ेगा, 08 हम यूज़ करते थे डिवीजन के लिए। यहाँ पे देखिए परफॉर्म डिवीजन, कैसे परफॉर्म डिवीजन होता था, डिवीजन कैसे परफॉर्म होता था, आपका ऑपरेंड 2 किससे डिवाइड होता था, आपके रजिस्टर से, और वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाती थी, रजिस्टर में, ठीक है। मतलब रजिस्टर इज इक्वल्स टू रजिस्टर डिवाइड बाय ऑपरेंड 2, ठीक है। ये भी ऐसा ऑपरेशन था, यहाँ पर भी रजिस्टर इज इक्वल्स टू रजिस्टर प्लस ऑपरेंड 2, ठीक है। आपको ये पता है, मैंने सेपरेट चार्ट दिया था, यहाँ पे मैं सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए रीड करने के लिए क्या यूज़ करते थे हम, 09 किस लिए यूज़ होता था, रीड एंड स्टोर, रीड करने के लिए और वैल्यू स्टोर करने के लिए। कहाँ, इन ऑपरेंड 2 मतलब आपके मेमोरी लोकेशन में। और प्रिंट किस लिए यूज़ होता था, प्रिंट दी कंटेंट प्रिंट करने के लिए, किसके कंटेंट, ऑफ ऑपरेंड 2 के मतलब आपके मेमोरी के कंटेंट प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते थे हम, प्रिंट ऑप्शन, यानी 10 कमांड क्या करते थे, यूज़ करते थे। ये सभी इंस्ट्रक्शन 00 से लेके 10 तक टोटल 11 इंस्ट्रक्शन है, ये सभी क्या है, आपके इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। आप मैको के प्रोग्राम में जाकर भी चार्ट देख सकते हैं और वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपेरेटिव स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होता है, एक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब कोई ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए स्टॉप क्या हो रहा है, स्टॉप द एग्जीक्यूशन, मतलब स्टॉप कमांड क्या कर रही है, 00 क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन स्टॉप करने का काम कर रहा है, जो क्या है, एक एक्शन है, एक ऑपरेशन है। यहाँ पे देखिए 01 क्या कर रहा है, एडिशन परफॉर्म करने का काम कर रहा है, जो क्या है, एक एक्शन है, ऑपरेशन है, ठीक है। ऐसे टोटल कितने हैं, 11 इंस्ट्रक्शन है, जो किस में आते हैं, आपके इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए हमारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 सिंटैक्स दिए हैं। यहाँ पे देखिए पहला सिंटैक्स क्या है, लेबल डीएस एंड कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए लेबल डीएस कांस्टेंट, डीएस क्या है, डिक्लेयर स्टोरेज, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए लेबल डिक्लेयर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। डीएस यानी डिक्लेयर स्टोरेज और डीसी यानी डिक्लेयर कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए वैल्यू देने के लिए हमें सिंगल कोट में देना पड़ता है, ठीक है। सिंपली मैं बताता हूँ, कांस्टेंट में क्या होता है कि मेमोरी क्या होती है, असाइन होती है। जितने भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी हमारी, उतने मेमोरी वर्ड क्या होंगे, असाइन होंगे, किसे, लेबल को, जो भी लेबल देंगे हम उससे। और वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू असाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होती है और यहाँ पे वैल्यू असाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से पहले देखिए, द डीएस डिक्लेयर स्टोरेज स्टेटमेंट रिजर्व्स एरिया ऑफ मेमोरी एंड एसोसिएट्स नेम्स विथ देम। मतलब ये 2 काम करता है, क्या करता है, एक मेमोरी रिजर्व करने का काम, मतलब एलोकेट करने का काम भी करता है, और क्या करता है, नेम डिफाइन भी करता है। मतलब एक पर्टिकुलर नेम को डिफाइन करने, मतलब नेम भी क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, और उसे मेमोरी भी क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल ADS1, यहाँ पे देखिए 1 वर्ड की मेमोरी क्या होगी, आपके ए को असाइन होगी, वही लिखा है मैंने। फर्स्ट स्टेटमेंट रिजर्व्स अ मेमोरी ऑफ 1 वर्ड एंड एसोसिएट्स द नेम ए विथ इट, मतलब नेम भी एसोसिएट किया जाता है, मतलब नेम भी डिक्लेयर हो जाता है और उसे मेमोरी भी क्या हो जाती है, एलोकेट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए GDS 200, यानी जी डिक्लेयर स्टोरेज 200, यानी यहाँ पे कितनी वर्ड की मेमोरी एलोकेट होगी, 200 मेमोरी वर्ड, वही लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट रिजर्व्स अ ब्लॉक ऑफ 200 मेमोरी वर्ड्स, द नेम जी इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द ब्लॉक। मतलब यहाँ पे 200 मेमोरी लोकेशन एलोकेट करने के बाद, मेमोरी वर्ड्स के ब्लॉक एलोकेट करने के बाद, हमारा जी किसे पॉइंट करता है, फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है। मतलब यहाँ पे देखिए, मैंने अगर यहाँ पे, हमारे पास 000 से लेकर 999 तक मेमोरी है, ठीक है। हमने 100 नंबर को
ये इंस्ट्रक्शन क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो टोटल कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, 100 से 299 तक, ठीक है। इतनी मेमोरी क्या हो जाएगी हमारी, एलोकेट हो जाएगी। 200 मेमोरी ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे, एलोकेट हो जाएंगे। और एलोकेट होने के बाद हमारा जी किसे पॉइंट करेगा, हमारे पहले मेमोरी वर्ड को पॉइंट करेगा, ठीक है। वही लिखा है, जी इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ये पूरा ब्लॉक में से हमारा किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक को। और नेक्स्ट देखिए, अदर वर्ड्स इन द ब्लॉक कैन बी एक्सेस थ्रू ऑफसेट, ठीक है। अदर वर्ड्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम, ऑफसेट से। कैसे, फ्रॉम जी, जी से नीचे वाले, मतलब जी स्टार्टिंग है और हमें नीचे वाले अगर एक्सेस करने हैं मेमोरी ब्लॉक तो हम कैसे कर सकते हैं, ऑफसेट से। फॉर एग्जाम्पल G+5 इज द 6th वर्ड ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। यानी अगर हमने यूज़ किया प्रोग्राम में G+5 तो क्या एक्सेस होगा, 100+5, क्योंकि हमारा जी किसे पॉइंट कर रहा है, 100 को। मतलब 100 से लेके 299 तक टोटल 200 मेमोरीज ब्लॉक्स क्या हो गए हमारे, एलोकेट हो गए हैं। उसमें से हम कौन सा एक्सेस कर रहे हैं, G+5 हमें क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। हमें एक्सेस करना है। G+5 कितना होगा, 100+5, 100+5 कितने हो जाएंगे, 105। तो क्या होगा, हम डायरेक्टली किसे एक्सेस करेंगे, 105 लोकेशन को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। जो कितने नंबर का वर्ड है हमारे, 6th नंबर का है, क्योंकि 100 हमारा फर्स्ट हो गया तो 105 कितने नंबर का हो गया, 6th नंबर का हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डीएस क्या करता है, डिक्लेयर स्टोरेज करता है, स्टोरेज एलोकेट करता है किसके फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, ठीक है। हमारे असेंबली लैंग्वेज में मेमोरी कैसे असाइन की जाती है, वर्ड्स में असाइन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्लेयर कांस्टेंट। डिक्लेयर कांस्टेंट क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है, और वैल्यू हम कैसे देते हैं, सिंगल कोट में। और ये लेबल क्या होते हैं, हमारे सिंबॉलिक नेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिक्लेयर कांस्टेंट। ओके, सेकंड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है हमारा डिक्लेयर कांस्टेंट। डिक्लेयर कांस्टेंट यहाँ पे देखिए, द डीसी डिक्लेयर कांस्टेंट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट्स मेमोरी वर्ड्स कंटेनिंग कांस्टेंट्स। यहाँ पे देखिए, डिक्लेयर कांस्टेंट स्टेटमेंट क्या करता है, एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है, ठीक है। एक मेमोरी वर्ड क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसमें क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। किसकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका सिंटैक्स, यहाँ पे लेबल था, लेबल के बाद क्या है, डिक्लेयर कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होती है, सिंगल कोट में वैल्यू होती है। मतलब ये वैल्यू किसे असाइन की जाएगी, आपके लेबल को। मेमोरी वर्ड कंस्ट्रक्ट करने के बाद, मेमोरी बनाने के बाद उसको वैल्यू क्या की जाएगी, असाइन की जाएगी, ठीक है। वन वैल्यू क्या होगी, इस वन नाम के लेबल को, लेबल यानी इस सिंबल को क्या होगी, असाइन होगी। यहाँ पे देखिए, एसोसिएट्स द नेम 1 विथ अ मेमोरी वर्ड कंटेनिंग द वैल्यू 1, ठीक है। 1 को क्या हो जाएगी, 1 ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। प्रोग्रामर कैन डिक्लेयर कांस्टेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। प्रोग्रामर क्या कर सकता है, ये कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट फॉर्म में क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, डेसिमल फॉर्म में भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये वैल्यू किस में दी है, हमने डेसिमल में दी है, ठीक है। यहाँ पर हम बाइनरी भी दे सकते हैं या हेक्साडेसिमल भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द असेंबलर कन्वर्ट्स देम इनटू एप्रोप्रिएट इंटरनल फॉर्म, ठीक है। मतलब आप कोई भी वैल्यू दीजिए, असेंबलर आपका क्या करेगा, इनका एप्रोप्रिएट मशीन कोड में उसका कन्वर्जन करेगा, क्योंकि असेंबलर का काम क्या है, मशीन कोड में ट्रांसफर करना, असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, कॉन्ट्ररी टू द नेम डीसी यानी डिक्लेयर कांस्टेंट डज नॉट रियली इंप्लीमेंट कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये क्यों दिया है, इट मेयरली इनिशियलाइजेज द मेमोरी वर्ड्स। यहाँ पे देखिए, इसके नेम के अनुसार ये कांस्टेंट इंप्लीमेंट नहीं करता। आपको पता है, हाई लेवल लैंग्वेज में हम जब कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो थ्रू आउट प्रोग्राम उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। मतलब हम किसी भी वेरिएबल को अगर कांस्टेंटली डिफाइन कर दिया तो उस वेरिएबल में हमने कोई भी वैल्यू अगर डाली होगी, 5, 10 कुछ भी डाली होगी, तो थ्रू आउट प्रोग्रामिंग मतलब पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे क्या है, इट डज नॉट इम्प्लीमेंट कांस्टेंट, मतलब ये एक्चुअल में इसका नाम सिर्फ कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट इम्प्लीमेंट नहीं करता। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। यहाँ पे देखिए, इट मेयरली इनिशियलाइजेस मेमोरी वर्ड। सिर्फ क्या करता है ये डिक्लेयर कांस्टेंट, मेमोरी वर्ड क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। किससे, एक वैल्यू से, गिवन वैल्यू से क्या करता है, मेमोरी वर्ड इनिशियलाइज करता है। वैल्यू इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय असेंबलर, और ये वैल्यू आपका असेंबलर क्या नहीं करता, प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब आपका प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपका प्रोग्रामिंग में कोई एक इंस्ट्रक्शन ऐसा हो सकता है जो ये वैल्यू क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। असेंबलर कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, आपके प्रोग्राम के थ्रू ये वैल्यू क्या हो सकती है, इसका मतलब चेंज हो सकती है। मतलब
वैल्यू कैन बी चेंज, मतलब इसका मतलब क्या है, वैल्यू कैन बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो इसके पहले वीडियो में हमने प्रोग्राम देखा था, उस प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन आया था। कौन सा इंस्ट्रक्शन था? मूव टू मेमोरी। आगे क्या था? बी रजिस्टर कॉमा 1। अब आपको पता है मूव टू मेमोरी क्या करता है, जो भी आपके बी रजिस्टर में वैल्यू है, मतलब ऑपरेंड 1 में जो भी वैल्यू है वो कहाँ मूव होगी? आपके ऑपरेंड 2 में, यानी 1 में मूव होगी। सपोज हमारे बी रजिस्टर में वैल्यू है 2, तो ये 2 वैल्यू कहाँ मूव होगी? आपके 1 इस मेमोरी ब्लॉक में। इसका जो भी मेमोरी ब्लॉक होगा, जो भी एड्रेस को सेट होगा, उस एड्रेस को क्या हो जाएगी? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मूव हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू क्या होती है? चेंज हो सकती है। ठीक है, डिक्लेयर कांस्टेंट ये वैल्यू सिर्फ क्या करता है? इनिशियलाइज करता है, बट इट्स वैल्यू कैन बी चेंज विच इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय असेंबलर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कांस्टेंट कैसे डिफाइन किए जाते हैं हमारे असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, रियल कांस्टेंट कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए, एन असेंबली प्रोग्राम कैन यूज कांस्टेंट लाइक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इन 2 वेज। यहाँ पे देखिए, सिमिलर टू हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में हम जैसे कांस्टेंट यूज करते हैं जिनकी वैल्यू आपके थ्रू आउट प्रोग्राम में चेंज नहीं होती, वो हम आपके असेंबली लैंग्वेज में 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक है एज इमीडिएट ऑपरेंड्स, मतलब इमीडिएट ऑपरेंड के थ्रू, और दूसरा है एंड एज लिटरल्स, और लिटरल्स के थ्रू। ठीक है, पहली मेथड देखते हैं इमीडिएट ऑपरेंड के थ्रू। यहाँ पे देखिए, इमीडिएट ऑपरेंड्स कैन यूज इन असेंबली स्टेटमेंट ओनली इफ द आर्किटेक्चर ऑफ द टारगेट मशीन इंक्लूड्स द नेसेसरी फीचर्स। मतलब अगर आपका टारगेट मशीन या उसका आर्किटेक्चर अगर उसे सपोर्ट करता है इस इमीडिएट ऑपरेंड, इस ऑपरेशन को, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसके स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। यहाँ पे देखिए, इन सच मशीन असेंबली स्टेटमेंट्स लाइक ऐड ए रजिस्टर कॉमा 5, ऐसे स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं। इज ट्रांसलेटेड इनटू एन इंस्ट्रक्शन, मतलब ये क्या होते हैं, बाद में इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ट्रांसलेट किए जाते हैं। ट्रांसलेटेड इनटू एन इंस्ट्रक्शन विथ 2 ऑपरेंड्स, 2 ऑपरेंड में ट्रांसलेट किए जाते हैं, एक ए रजिस्टर में एंड वैल्यू 5 एज एन इमीडिएट ऑपरेंड्स। ठीक है, इमीडिएट ऑपरेंड के लिए ए रजिस्टर एंड वैल्यू 5 ये क्या किए जाते हैं, 2 सेपरेट इंस्ट्रक्शन क्या किए जाते हैं, ट्रांसलेट किए जाते हैं। मतलब एक इंस्ट्रक्शन हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब आपका ट्रांसलेटर उसे क्या करता है, डिवाइड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये स्पेशल फीचर्स किसको प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ आपके अगर मशीन में अगर वो फीचर ऑलरेडी है, मतलब आपकी मशीन अगर सपोर्ट करती है, तभी हम ये इंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐड ए रजिस्टर कॉमा 5, डायरेक्टली वैल्यू हमने दी है, ये वैल्यू डायरेक्टली हम कहाँ असाइन कर रहे हैं, ए रजिस्टर में ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, नोट आवर सिंपल असेंबली लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड, आपकी जो सिंपल असेंबली लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं करती। कौन सपोर्ट करता है? लाइक असेंबली लैंग्वेज ऑफ इंटेल 8086। इंटेल का जो 8086 में अगर हमने असेंबली लैंग्वेज लिखी तो वो ये इस फीचर को सपोर्ट करती है। ठीक है, हर कोई सपोर्ट नहीं करता, सिंपल असेंबली लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये हो गया एक तरीका आपका कांस्टेंट लिखने का। ये जनरली हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ नहीं करते, इसलिए सिर्फ जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए आपको, इसलिए यहाँ पे ये ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड लिटरल देखेंगे हम। सेकंड क्या है हमारा? लिटरल्स। यहाँ पे देखिए, अ लिटरल इज एन ऑपरेंड विथ सिंटैक्स इज इक्वल्स टू, सिंगल कोट में क्या है, वैल्यू। यहाँ पे देखिए, लिटरल क्या है हमारा, एज अ ऑपरेंड होता है, मतलब एज अ ऑपरेंड हम लेते हैं जिसका सिंटैक्स क्या है, इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में वैल्यू। यहाँ पे देखिए, इट डिफर्स फ्रॉम अ कांस्टेंट बिकॉज इट्स लोकेशन कांट बी स्पेसिफाइड इन असेंबली लैंग्वेज। ये हमारे डिक्लेयर कांस्टेंट से क्या है, अलग है, क्योंकि इसका मेमोरी लोकेशन क्या नहीं दिया होता, आपके असेंबली लैंग्वेज में नहीं दिया होता। मतलब आप इसे मेमोरी एलोकेट नहीं करते, इस स्टेटमेंट को हम मेमोरी एलोकेट नहीं करते। ये डायरेक्टली क्या होता है, प्रोग्राम रन होने के वक्त ही ये क्या करता है आपकी, या डायरेक्टली वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, दिस हेल्प्स टू इंश्योर दैट इट्स वैल्यू इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब ये क्या सिक्योर करता है, अगर हमने मेमोरी असाइन नहीं की तो डायरेक्टली हम उसे वैल्यू चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो इस वजह से ये क्या सिक्योर हो जाता है कि आपकी वैल्यू पूरे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा कि हम डायरेक्टली उसे मेमोरी असाइन नहीं करते, हमारा सिस्टम ही डायरेक्टली क्या करता है, उसे मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐड ए रजिस्टर कॉमा इज इक्वल्स टू 5। अब इस पूरे इंस्ट्रक्शन में लिटरल्स कौन सा है, इज इक्वल्स टू 5, ये क्या है, लिटरल है। ठीक है, हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें लिटरल टेबल्स भी होते हैं, मतलब मल्टीपल लिटरल्स अगर होते हैं तो हमें टेबल में लिखना पड़ता है, सिंबॉलिक टेबल भी होता है, मतलब सिंबल टेबल भी होता है। मतलब आप इससे पहले हमने लिखा था GDS 200, ठीक है, या GDC ADC1, या हमने लिखा था तो A हो गया, G हो गया, 1 हो गया, ये सब क्या होते हैं, लेबल्स या सिंबल्स कहते हैं हम, जिसे हम सिंबॉलिक नेम कहते हैं या सिंबल कहते हैं, वो हम सिंबल टेबल में लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐड क्या कर रहा है, ए रजिस्टर इज इक्वल्स टू 5, मतलब लिटरल्स की वैल्यू क्या कर रहा है, ए रजिस्टर में ये ऑपरेशन क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5 क्या है, हमारा लिटरल है। अगर हमें ये सिंपल लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे डिक्लेयर कॉन्स्टेंट के थ्रू। यहाँ पे देखिए हम पहले क्या लेंगे, ऐड लेंगे, ऐड में क्या लेंगे, ए रजिस्टर कॉमा 5, मतलब 5 क्या है, आपका लेबल है, यानी आपका सिंबल है, और ये सिंबल हमने इसके ऐड के नीचे आपके मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे, बाकी के मूव टू रजिस्टर या मूव टू मेमोरी, और सबसे नीचे क्या होगा आपका प्रोग्राम के एंडिंग में 5 डिक्लेयर कांस्टेंट 5 में। हमने इसके पहले प्रोग्राम देखा था, हम डिक्लेयर कांस्टेंट और डिक्लेयर स्टोरेज क्या करते हैं, नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, 5 डिक्लेयर कांस्टेंट 5, मतलब इस 5 इस वर्ड को, इस सिंबल को हम क्या असाइन कर रहे हैं, 5 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और ये वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, आपकी इस 5 में क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी, और वो किस में ऐड होगी, ए रजिस्टर में, क्योंकि आप ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं, ए रजिस्टर का। ठीक है, मतलब एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखिए हम एक ही इंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ये इसमें वैल्यू क्या होती है, सिक्योर होती है, और इसमें क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये डिक्लेयर कांस्टेंट, इसका नाम अगर डिक्लेयर कांस्टेंट भी होगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होती, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट नहीं होती। और ये लिटरल्स में क्या होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती, ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। और इमीडिएट ऑपरेंड्स में भी क्या होती है, वैल्यू मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब इसमें भी हम डायरेक्टली वैल्यू क्या करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक है, ये जनरली हम यूज़ नहीं करते इमीडिएट ऑपरेंड्स। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए याद रखिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा थर्ड असेंबलर डायरेक्टिव्स। ठीक है, यह आता है हमारे कांस्टेंट में, कांस्टेंट के बाद हम देखेंगे असेंबलर डायरेक्टिव थर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है असेंबलर डायरेक्टिव्स। असेंबलर डायरेक्टिव, यहाँ पे देखिए इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। डायरेक्टिव्स मतलब ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है, आपके असेंबलर को क्या करता है, डायरेक्ट करता है और बताता है। यहाँ पे देखिए असेंबलर डायरेक्टिव्स इंस्ट्रक्ट द असेंबलर टू परफॉर्म सर्टन एक्शन ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ प्रोग्राम, मतलब आपके असेंबलर को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। इंस्ट्रक्ट मतलब क्या करता है, आपको आपके असेंबलर को डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है क्या करने के लिए, सर्टन एक्शन परफॉर्म करने के लिए ड्यूरिंग असेंबली ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के असेंबली के वक्त। यहाँ पे देखिए सम असेंबलर डायरेक्टिव्स आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब यहाँ पे लिखा है मैंने सम असेंबलर डायरेक्टिव के लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही असेंबलर डायरेक्टिव्स लिए हैं, और यहाँ पे 3 असेंबलर डायरेक्टिव होते हैं जो एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, सिर्फ 2 ही असेंबलर डायरेक्टिव देखेंगे, जो क्या है, स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है। एडवांस में हम बाकी के 3 रिमेनिंग देखेंगे। ठीक है, पहला देखो स्टार्ट कांस्टेंट। पहले का सिंटैक्स क्या है, स्टार्ट कांस्टेंट। हमने इससे पहले वीडियो में एग्जाम्पल में देखा था, स्टार्ट के बाद हमने क्या दी थी, वैल्यू दी थी, एड्रेस दिया था। इस एड्रेस से क्या होता था, हमारा इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता था। ठीक है, वही लिखा है नीचे, दिस डायरेक्टिव इंडिकेट्स दैट द फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रोग्राम टारगेट प्रोग्राम जनरेटेड बाय असेंबलर शुड बी प्लेस इन द मेमोरी वर्ड विथ एड्रेस कांस्टेंट, मतलब आपका जो भी पहला इंस्ट्रक्शन होगा असेंबली प्रोग्राम में, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इस कांस्टेंट एड्रेस से, मतलब इस कांस्टेंट में जो भी आप एड्रेस देंगे उससे क्या होगा, स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूँ तो आपको पता है कि हमारी मेमोरी थी 000 से लेके 999 तक, और यहाँ पे हमने मेमोरी यहाँ पे हमने दिया था पिछले एग्जांपल में स्टार्ट 101 या 100 कुछ तभी दिया था। ठीक है, अगर हमने 101 लिया तो 101 मेमोरी से हमें क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला इंस्ट्रक्शन स्टार्ट के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन पहला आएगा उसमें, मतलब हमारे प्रोग्राम का पहला इंस्ट्रक्शन
किस में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, 101 मेमोरी लोकेशन से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हमें प्रोग्राम एंड करना है, तो सेकंड असेंबलर डायरेक्टिव है जो हमारे असेंबलर को बताता है कि प्रोग्राम क्या हो गया है, एंड करना है। तो उसका क्या सिंटैक्स है सेकंड का, एंड। और यहाँ पे देखिए ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है क्योंकि ये ऑप्शनल है। यहाँ पे देखिए दिस डायरेक्टिव इंडिकेट्स द एंड ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। एंड ये डायरेक्टिव क्या करता है, असेंबलर डायरेक्टिव ये क्या करता है, असेंबलर को बताता है कि सोर्स प्रोग्राम का क्या करना है, एंड करना है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम का एंड हो गया। यहाँ पे देखिए द ऑप्शनल ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन, मतलब ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम शुड बिगिन। मतलब एंड के बाद ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, एड्रेस होता है आपके प्रोग्राम का। कौन सा एड्रेस होता है, जहाँ से आपका प्रोग्राम क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। मतलब आपका प्रोग्राम का, मतलब जहाँ आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसका एड्रेस था। मतलब यहाँ पे देखिए स्टार्ट के बाद क्या आया है, 101, तो हम एंड के बाद क्या लिखेंगे, 101 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोग्राम का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 101 से हुआ था। लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल है। मतलब हमने अगर, मतलब हम जनरली ये नहीं लिखते। ठीक है, हमारे पिछले प्रोग्राम में भी हमने नहीं लिखा था। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इट executes assembly language program from first instruction। मतलब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका असेंबलर क्या करता है, उसको पता होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या लेता है, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हुआ है ये कंसीडर करता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका असेंबलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट हुआ है ये कंसीडर करता है। इस वजह से एंड के बाद हमने अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा प्रोग्राम का एक्चुअल एग्जीक्यूशन भी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट लाइन से हुआ है। ठीक है, स्टार्ट के बाद जो भी आएगा उससे ही हमारा क्या हुआ है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव, जिसमें और 3 इंस्ट्रक्शन है जो हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।